हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज इस कड़ी में हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राफी। जो हम लोग देख रहे थे उसी में आज हम लोग देखने की प्रयास करेंगे कि आखिर हिस्टोग्राफी में एनालिस स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी क्या होती है, एनाल्स स्कूल क्या है, और इसकी सामान्य परिचय को देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर देखिए इसकी सामान्य परिचय सबसे पहले, उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि को देख लेंगे, उसके बाद इसके कारण मतलब क्या कारण थे कि एनाल्स स्कूल की शुरुआत हुई और कहाँ हुई, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे इस बिंदु में। उसके बाद सामान्य परिचय, पृष्ठभूमि, कारण, और उसके बाद एनाल्स स्कूल की स्थापना हुई और उसके क्या लक्ष्य थे और कैसे उनको इतिहास लिखना था, इनको देखना है इसमें। और इससे संबंधित कुछ इतिहासकार हैं तो उनको देख लेंगे और उनके कुछ बुक होंगे महत्वपूर्ण, तो उन चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक तरह से एनाल्स स्कूल के बारे में समग्र ज्ञान प्राप्त करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट कीजिए वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो, या किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो, और या फिर कोई कमियां रह गई हो तो उन तमाम चीज़ों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर देखिए एनाल्स स्कूल की शुरुआत जो होती है, इसको सामान्यतः देखिएगा 20वीं सदी में माना जाता है। तो 20वीं सदी में आप जब देखेंगे 1929 ईस्वी में एक पत्रिका जो है मार्क ब्लॉक और लूसियन फेब्रे, देखिए इनकी दो नामों को आप देख सकते हैं, मार्क ब्लॉक भी बोला गया, ब्लॉक भी बोला गया है। तो आप इससे हतोत्साहित मत होइएगा कि यही सही है या ये गलत है। उसके बाद लूसियन फेब्रे या फेब्रव, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो दोनों ही नाम हैं एक ही व्यक्ति के नाम है, इसीलिए पहले तो ये याद रखें कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ये मार्क ब्लॉक और लूसियन फेब्रे थे। तो सामान्य परिचय जब भी होता है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जानी चाहिए, इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं। तो वही हम लोग कोशिश करेंगे। पहले तो इसके एक पैरा में इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसकी पृष्ठभूमि कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों की गई, तो कारण फिर अगला टॉपिक होगा। फिर कारण को समझने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि आखिर शुरुआत हुई तो क्या क्या चीज़ें इसमें नई आई और क्या क्या इतिहास लेखन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उनको देख लेंगे। तो ये टॉपिक इसी तरीके से समझ में आएगा भी और समझने का भी है, यही तरीका होना भी चाहिए पढ़ाई का, तभी सारी बातें समझ में ढंग से आती है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वही कोशिश करते हैं। तो देखिए 20वीं शताब्दी से पहले आप देखेंगे जो कि आप देखिए मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का इतिहास जो आप पढ़े होंगे, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी हम आपको प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वो शुरुआत हो गया था इससे पहले ही। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आप जब उसके कंसेप्ट को देखिएगा, जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख लें हिस्टोग्राफी के, तो उसमें होता है कि वो जब भी बात करेगा वो केवल और केवल अर्थ की बातें करेगा, वो अर्थव्यवस्था पे केंद्रित सारी बातें कर देता है। लेकिन इससे तो संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें नहीं मिलती या संपूर्ण इतिहास को नहीं लिखा गया, ये संपूर्ण इतिहास के बारे में नहीं बता पाता है। इसीलिए जब बाद में आप फिर देखिए, उससे पहले आप देखिएगा कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन से पूर्व देखेंगे आपकी जो आप देखिए प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन हुआ, या प्रत्यक्षवाद का जो भी इतिहास के संदर्भ में आप पढ़ेंगे तो उसको जब आप देखेंगे तो इन तमाम चीज़ों का उदय हो चुका था। मार्क्सवादी आप देखेंगे वो अर्थव्यवस्था पे बल देता है। तो ऐसे क्या हुआ कि अब ज़रूरत होने लगी कि ऐसे इतिहास को लिखा जाए जो समाज के सभी वर्ग, सभी चीज़ों के बारे में, यानी संपूर्ण या समग्र इतिहास को बता सके। तो इसी कड़ी में आप देखेंगे एनालिस हिस्टोग्राफी की शुरुआत हुई, जो कि आरंभ होता है 20वीं सदी में। तो इसमें सामान्यतः परिचय में आप देखेंगे इसमें यही होता है कि ये इतिहास लेखन की एक ऐसी पद्धति है जिसका आरंभ जो है 20वीं सदी में होता है, और ये केवल राजनीतिक इतिहास को ना होकर ये समग्र इतिहास पे बल देता है। यानी समग्र इतिहास का अर्थ होता है यहाँ कि सभी के बारे में लिखा जाना। यानी राजनीति में होता है कि एक राजा है और उसकी प्रजा के बारे में लिखा गया, यानी राजा के बारे में, उसमें केवल और केवल राजा पे फोकस किया जाता है, प्रशासन पे फोकस किया जाता है। लेकिन समग्र इतिहास की जब बातें होंगी उसमें अर्थव्यवस्था भी होगी, पर्यावरण भी होगा, समाज भी होगा, राजा भी होगा, प्रशासन भी होगा, सारी चीज़ें, भौगोलिक स्थिति भी होगी, उन तमाम चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। तो यही है समग्र इतिहास। तो इसकी शुरुआत एनाल्स इतिहासकारों ने किया और इसके बारे में आप
आपसे पूछा जाएगा कि भाई देखिए एनाल्स स्कूल की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है, तो वो देखिए लुसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक दोनों ने समग्र रूप से यानी दोनों ने मिलके एक साथ मिलके एक पत्रिका का आरंभ 1929 ईस्वी में किया, जिसका नाम था अनाल दिस्तुआर इकोनॉमिक ऑफ सोशियल। अनाल दिस्तुआर इकोनॉमिक ऑफ सोशियल ये पत्रिका 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसी में आप देखेंगे समग्र इतिहास का जो कंसेप्ट है एनाल्स इतिहासकारों का वो झलक के सामने आता है। आखिर क्या है समग्र इतिहास, थोड़ी देर आप सब्र कीजिए, हम उसमें चर्चा अच्छे ढंग से करेंगे। तो आपसे सामान्य परिचय जब भी आप इसको आंसर के रूप में लिखेंगे ना, तो उसमें आप यही लिखिएगा कि 20वीं शताब्दी में एक नए इतिहास लेखन का आरंभ हुआ जिसने राजनीतिक इतिहास को छोड़कर समग्र इतिहास के क्षेत्र में कार्य किया और समग्र इतिहास लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इससे संबंधित दो इतिहासकार थे, लुसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक, जिन्होंने अपनी पुस्तक मतलब मैगजीन जो है इनकी जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई अनाल दिस्तुआर इकोनॉमिक सोशियल, इसी के द्वारा इन्होंने अपने विचारधारा की विधिवत शुरुआत की, यानी विचारधारा का शुरुआत किया कि आखिर इनका क्या विचार था, किस तरह के इतिहास को ये लिखना चाहते थे। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग की पृष्ठभूमि, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये डेवलप कैसे हुआ कि जो कि एनाल्स इतिहास लेखन तक का ये दौर कैसे सफ़र तय किया। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस चीज़ को आप देखते हैं। देखिए हेनरी बेर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शोध पत्रिका जो है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस को लिखा की स्थापना की। उन्होंने 100 खंडों में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की योजना बनाई, यानी ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है कि पूरे संपूर्ण समाज के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ यानी पूरे समाज के बारे में, मानव जाति के बारे में लिखना था, जिसका उद्देश्य समाज में मनुष्य की सभी गतिविधियों का व्यापक संश्लेषण, यानी हेनरी बेर चाहते थे कि समाज के मतलब मानव जो समाज में रह रहा है उनकी संपूर्ण गतिविधियों का व्यापक विश्लेषण उसके अंतर्गत किया जाए। जब ये उन्होंने योजना बनाई, लेकिन ये योजना वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन पश्चात ये देखेंगे कि इनका ये योजना पूरा करने से पहले ही चल बसते हैं। इसके बाद होता है कि इस महान परियोजना को बाद में पूरा करने का जो इतिहासकार बीड़ा उठाते हैं उनका नाम है, देखेंगे आप दो नाम इसमें है, मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे। तो हेनरी बेर की बात याद रखिएगा कि वही चाहते थे कि संपूर्ण समाज का इतिहास को लिखा जाए और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि हम लिखेंगे, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया, जिसे बाद में मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे के द्वारा आरंभ किया गया। अब देखते हैं हम लोग इसकी पृष्ठभूमि कि आखिर मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे थे कौन। तो ये दोनों ही देखिए फ्रांसीसी थे और फ्रांस के ही रहने वाले थे और ये दोनों जो है प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 1914 से 1918 के दौर में जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उस समय ये दोनों ही फ्रांसीसी सेना में कार्यरत थे। जब कार्यरत थे फ्रांसीसी सेना में तो इनको तो मौका नहीं मिला, लेकिन फ्रांसीसी सेना से हटने के पश्चात यानी 1914 से 1918 का दौर जब समाप्त होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होती है, तो ये सेना से हट जाते हैं और फिर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कुछ दिन पश्चात 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी, जो कि पूरे संपूर्ण विश्व इसके चपेट में आ जाता है और आर्थिक मंदी का मतलब इस सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आर्थिक मंदी का। तो इसी दौर में आप देखेंगे कि इन दोनों ही इतिहासकारों ने, लुसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक ने अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन किया, यानी मैगजीन को निकाला और उसी का नाम दिया एनाल दिस्तुआर इकोनॉमिक ऑफ सोशियल। तो 1929 में इनकी जो फ्रांसीसी भाषा में ये निकली एनाल दिस्तुआर इकोनॉमिक ऑफ सोशियल जो है पत्रिका, इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और जो कि फ्रांसीसी भाषा में निकलना प्रारंभ हुआ, जिससे अनाल स्कूल की शुरुआत मानी जाती है। यानी यहीं से माना जाता है कि संपूर्ण इतिहास यानी एनाल्स इतिहास लेखन का आरंभ मुख्य रूप से और सामान्यतः यहीं से माना जाता है, इसी पत्रिका के माध्यम से। उसके बाद देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो जानते हैं 1939 से 1945 तक चलता है, तब ये दोनों पुनः सेना में चले जाते हैं, फ्रांस की सेना में भाग ले लेते हैं। और फिर देखिएगा 1944 ईस्वी में मार्क ब्लॉक की हत्या कर दी जाती है, यानी उसको फांसी दे दिया जाता है। जब 1944 में उनकी फांसी दे दी जाती है, तो यही कार्य को आप देखेंगे लुसियन फेब्रे के बाद फर्नैंड ब्राउडेल के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे यही इतिहास की प्रवृत्तियाँ आगे बढ़ती रहती है और इनकी जो धारा है, इनका जो विचार है वो आगे बढ़ता चला जाता है निरंतर रूप से। तो
मुख्य पृष्ठभूमि इसकी यही थी। पृष्ठभूमि की बात करें तो सामान्यतः कंक्लूज तरीके हम बताएं तो इसमें यही है, हेनरी बेर की बात याद रखेंगे कि वो चाहता था कि समग्र इतिहास यानी समाज के हर एक चीज़ का, हर एक गतिविधि के बारे में इतिहास को लिखा जाए, परंतु वह इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद देखिएगा लुसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक के द्वारा इस कार्य को शुरू किया गया। ये दोनों ही फ्रांसीसी सैनिक थे जो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में कार्यरत थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये सेना से निकले और इन्होंने इतिहास लेखन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया और लिखना आरंभ किया। आखिर क्या वजह थी इनके इतिहास को लिखने का, यानी इन्होंने क्यों नए तरीके को अपनाया? चूँकि उस समय आप सोचेंगे, आप देख पाएंगे कि 1914 मतलब उस दौर में 1929 के दौर तक देखिएगा मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन का आरंभ तो बहुत पहले हो चुका है। फिर आप देखेंगे प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन चरम सीमा पर था। इन तमाम इतिहास लेखन को जब चलते आप देख रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत, क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इन्होंने एक नए इतिहास लेखन के तरफ ध्यान दिया या एक नए इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाया। तो उन्हीं कारणों को अब समझते हैं। देखिए, इन दोनों ने शुरुआत तो किया, लेकिन इसका कारण क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ें तो उसके कारण को ज़रूर समझिएगा, तभी आप समग्र रूप से उसके मोटिव को समझ पाइए, यानी उसके उद्देश्य को आप सही ढंग से समझ पाइएगा कि आखिर क्या उद्देश्य था और क्या उसे पूरा करने में वो सफल हो पाए कि नहीं। तो चलिए उन्हीं तथ्यों को समझने का हम लोग इस वीडियो में अब आगे प्रयास करते हैं। देखिए अब देखिए होता है क्या, एनाल्स स्कूल के स्थापना का कारण क्या था? तो पहली बात तो ये 19वीं सदी जो होता है, आप देखेंगे विश्व के इतिहास में 19वीं शताब्दी जो होता है वो नवीन विषयों का जन्म हुआ इसी समय। इसमें कई एक नवीन विषय का जन्म हुआ, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जन्म हुआ, सांस्कृतिक मानव विज्ञान, फिर देखिए मानव भूगोल का जन्म हुआ, मनोविज्ञान, ये तमाम नई नई विषयों का जन्म हुआ। और ये जो नए विषय समाज में आए, यानी जो इनका जन्म हुआ, ये नए विषय वाले जो लोग थे इनको लगता था कि ये इतिहास की तरफ, इतिहासकारों की तरफ संदेह की दृष्टि से देखते थे। इनको लगता था कि इतिहास और इन विषयों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा या इतिहासकार ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये चुनौती जब इतिहासकारों के सामने उभर कर आने लगी कि भाई अन्य विषयों के साथ भी इतिहास का संबंध को स्थापित किया जाए, तो ये चुनौती को किसी और ने नहीं बल्कि एनाल्स इतिहासकारों ने दूर करने का प्रयास किया। और इसमें जो नाम है मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे ने, इन्हीं तथ्य या इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एनालिस स्कूल की स्थापना की। स्कूल का अर्थ यहाँ पे ये मत समझिएगा कि कोई स्कूल, एनालिस स्कूल का अर्थ होता है उस विचारधारा से मतलब पोषित लोग, यानी उस विचारधारा को मानने वाले लोग जो होते हैं उसी को स्कूल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ओरिएंटलिस्ट स्कूल भी बोल सकते हैं आप, जैसे आप बोले कि राष्ट्रवादी स्कूल लेखन, तो ये स्कूल उसी के संदर्भ में आता है। इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, इसको समझने मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं है। स्कूल का अर्थ यही होता है कि उस विचारधारा से संबंधित लोग। उसके बाद देखिए पहला कारण तो यही था कि 19वीं शताब्दी में कई एक विषयों का जन्म हुआ और उस विषय के जो जन्म होने के पीछे की आप देखेंगे उस विषय से संबंधित जो विद्वान थे उनको लगता था कि इतिहास के साथ हमारे विषय का संबंध कैसे स्थापित होगा। इसमें उनको हिचकिचाहट थी और इसलिए वे इतिहासकारों की तरफ असंतोष की भाव से देखते थे, यानी उनको संदेह लगता था कि क्या इतिहासकार हमारी बातों को मानेंगे या हमारे विषय को अपने इतिहास में कोई जगह देंगे, इसमें संदेह उनको लगता था। इसी संदेह को दूर करने के लिए एनाल्स इतिहास लेखन का आरंभ हुआ। फिर दूसरे इसके कारण को देखें कि आखिर इसका दूसरा कारण क्या था। उस समय देखिए इतिहास लेखन जब अध्ययन किया जाता था उसमें केवल और केवल किसी शासन तंत्र के बारे में, किसी वंश के बारे में, किसी पर ही ध्यान दिया जाता था। युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में या प्रशासनिक उपायों के बारे में ही ब्यौरा दिया जाता था। यानी सीधा सीधी मतलब ये समझिए कि उस समय जो इतिहास लिखा जाता था, आप देखिए मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जब इतिहास को लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को केंद्रित कर दिया और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होकर उन्होंने इतिहास को लिखा। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे अन्य इतिहास लेखन की जो प्रविधियाँ उस समय चल रही थी या प्रवृत्ति चल रही थी, उसमें बस यही टेक्निक अपनाया जा रहा था कि किस तरह से मतलब जब उससे इतिहास को लिखा जा रहा था तो उसमें यही होता था जो शासक
मतलब जैसे मौर्य वंश के बारे में लिखना है तो मौर्य वंश के बारे में लिख देता था। फिर उसी शासक के बारे में, उसके समाज को नहीं लिखा जाता था, उसके समाज के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि शासक को ही केंद्र में रख कर लिखा जाता था। या युद्ध होता था तो युद्ध को केंद्र में रख कर लिखा जाता था, या प्रशासनिक तंत्र कैसा था उसको ध्यान में रख कर लिखा जाता था। इन तमाम कारणों से इतिहास के तरफ लोग संदेह से देखते थे, यानी इतिहास को पूर्ण इतिहास के रूप में नहीं मानते थे। वो मानते थे कि इतिहास तो केवल और केवल राजा महाराजाओं की कहानी है, किसी की वंश की कहानी है, वंशज की कहानी है, किसी के प्रशासन व्यवस्था की कहानी है, इसमें सभी लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता है। इसीलिए इन दोनों इतिहासकारों को लगा कि भाई इतिहास एक ऐसे ढंग से लिखा जाए जिसमें कि संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से इतिहास की व्याख्या हो और सारे समाज के बारे में उसमें लिखा जा सके। इसीलिए उन्होंने इतिहास के लेखन में अपना योगदान प्रारंभ किया, यानी कार्य आरंभ किया। देखिए, इसका तीसरा कारण ये भी था, इतिहास की तरफ भी उंगली हर हमेशा उठते रह रहा था उस समय ऐतिहासिक स्रोत के मामले में। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत ये हिस्टोरिकल एविडेंस इसको बोलते हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंस के ही सहायता से इतिहासकार इतिहास को लिखता है। यानी इसके ही सहायता से इतिहासकार जो भी बातें लिखता है वो अपनी उसकी पुष्टि कर पाता है कि ये बातें सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या आता है, उसमें आप देखें पुरातत्व आता है, फिर आप देखेंगे साहित्य आता है, इन तमाम चीज़ों को रखा जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है जब आप किसी इतिहास को लिख रहे हो कि उसमें जो आप इतिहास से संबंधित स्रोतों का यूज किए हो वो सही ही हो, उसमें गलत होने का भी संपूर्ण संभावना होता है। इसीलिए हमने जब हिस्टोरिकल एविडेंस को पढ़ाया है तो वहाँ आप देखेंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेस को पढ़ाया है तो वहाँ हमने बताया है कि इसका यूज तभी करना चाहिए जब इतिहासकार ये बात से आश्वस्त हो जाए कि हम जो जिस बात को लिख रहे हैं वो सही है, तभी उसका यूज करना चाहिए। लेकिन जब इतिहासकार उस समय इतिहास को लिख रहे होते थे तो इन दस्तावेज़ों का जब वो प्रयोग करते थे तो कभी कभी वो दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होता था, यानी गलत भी हो सकता था, होता भी था, वो उसका सत्यापन नहीं कर पाते थे कि ये सही है या गलत है। इसीलिए इतिहासकारों के बारे में ये कहा जाता था कि भाई ये जो इतिहासकार लिखते हैं वो सही है या गलत ये कहा नहीं जा सकता, इसमें लोग संदेह से देखते थे। इसीलिए यह आवश्यक था कि एक ऐसे इतिहास की पद्धति को अपनाया जाए जिसमें ये संभव हो सके या ये स्पष्ट हो सके कि जो इसमें प्रयोग किया जा रहा है, जो बातें इसमें बताई जा रही है, जो लिखी जा रही है वो सही ही है। 100% नहीं, लेकिन 90% तो होनी चाहिए ना सही, तो वो सही है। इसीलिए एक यह आवश्यक हुआ कि एक ऐसे इतिहास पद्धति को अपनाया जाए जो कि सही तरीके से लिखा जा सके और इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। इसीलिए भी आप देखेंगे इतिहास की एक नवीन पद्धति का जन्म हुआ जो कि एनालिसिस इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो ये तमाम मोटे मोटे कारण थे, ये सामान्य कारण थे जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भाई जब इतिहास को लिखा जाएगा तो इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक नए इतिहास को लिखा जाना है। तो इसीलिए यह आवश्यक था कि एक नई पद्धति का अपनाया जाए, एक नए पद्धति का जन्म हो जिससे कि इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास को लिखा जाए और समाज के संपूर्ण वर्ग, वर्ण और सभी चीज़ों का उसमें वर्णन हो। तो चलिए, यही कार्य एनालिसिस इतिहासकारों ने किया आगे और यही कारण था कि एनालिसिस स्कूल की स्थापना हुई। अब देखते हैं हम लोग कि आखिर हमने अब समझा कि सामान्य परिचय अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आपकी सामान्य पृष्ठभूमि हमने बता दिया कि क्या क्या परिस्थितियां थी जिसके तहत इस एनालिसिस स्कूल की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ, और फिर हमने बताया कि आखिर क्या कारण थे जिससे कि एनालिसिस इतिहासकारों को ऐसे इतिहास लिखने के लिए औजिल होना पड़ा, यानी शुरुआत करना पड़ा कि एक ऐसे इतिहास को लिखा जाए जो कि समाज के हर एक वर्ग के लिए ज़रूरी हो और उसको इतिहास के रूप में अपनाया जा सके। तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि एनालिसिस स्कूल की स्थापना क्यों हुई। तो देखिए, एनालिसिस स्कूल की स्थापना क्यों हुई नहीं, अब यहाँ समझते हैं एनालिसिस स्कूल की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, लुसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक इन तमाम कारणों से अवगत हो गए और उनको लगा कि समाज के एक ऐसे इतिहास का ज़रूरत है जो कि समग्र इतिहास हो, यानी समाज के सभी वर्गों के बारे में लिखा जाए। यानी इसका अर्थ, समग्र इतिहास का अर्थ यहाँ ये होता है, देखिए इसमें होता है कि समाज के सभी गतिविधियों का वर्णन किया जाए, समाज के निम्न वर्ग
वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के सभी गतिविधि, यानी निम्न वर्ग को हाशिए पर रख दिया जाता था। इससे पहले जो भी इतिहास लिखा जाता था वो दबे कुचले वर्ग के लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता था। लेकिन एनाल्स इतिहासकारों ने ये कोशिश किया या आरंभ किया कि वो उस वर्ग के भी इतिहास को लिखें जिनके बारे में आज तक नहीं लिखा गया था। और इन्होंने इस और अपना कार्य प्रारंभ किया और समाज के दबे कुचले निम्न वर्गीय लोगों के बारे में भी लिखा, समाज की अन्य स्थितियों के बारे में लिखा। इन्होंने भौगोलिक स्थिति को भी इसमें चर्चित किया, इन्होंने आर्थिक स्थिति को भी इसमें समाहित किया। उसके बाद इन्होंने कृषि के क्षेत्र में हुए परिवर्तन या होने वाले समस्याओं के बारे में लिखा। इन तमाम चीज़ों को लिखने का आरंभ इन्होंने किससे किया, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि एनाल्स स्कूल की शुरुआत किससे मानी जाती है, कौन पुस्तक है जो यह प्रमाण देता है कि एनाल्स इतिहास लेखन का आरंभ हुआ, तो इस पर आपका जवाब ये होना चाहिए कि एनाल्स स्कूल की शुरुआत का जो प्रमाण सबसे प्रमाणिक पहली प्रमाण मिलती है वो है एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री 1929 में। एनाल दिस्तुआर एंड इकोनॉमिक ऑफ सोशियल जो हमने बताया था आपको 1929 में मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे के द्वारा फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित किया गया था, उसी का इंग्लिश नाम है एनालिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। इसी में इसके बारे में चर्चा मिलता है या झलक दिखता है कि भाई इसी में समग्र इतिहास के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया। अब देखते हैं हम लोग कि एनाल्स इतिहासकारों ने स्रोत के मामले में क्या किया। ये जो स्रोत के ऊपर इनके ऊपर जो लांछन लग रहा था, यानी इतिहासकारों पर जो ये लग रहा था, ये जो उंगली उठ रहे थे कि भाई आप जो इतिहास के क्षेत्र में सोर्स का यूज करते हैं उसमें आप उसका सत्यापन नहीं करते हैं कि वो सही है या गलत है, तो इसका एनाल्स इतिहासकारों ने कैसे जवाब दिया, यानी उसको कैसे दूर करने, उस कठिनाई को कैसे दूर किया। तो देखिए एनाल्स इतिहासकारों ने यही काम किया कि जो पुराने स्रोत थे और ऐतिहासिक पड़ताल की परंपरागत पद्धति, यानी जो पुराने तरीके से चले आ रहे थे, मतलब इतिहास में ऐतिहासिक चीज़ों को खोजने का, यानी ऐतिहासिक साक्ष्य को खोजने का जो पुराना तरीका था उसको छोड़कर इन्होंने एक नवीन तरीके का आरंभ किया, यानी नवीन तरीक़ों को अपनाया। ये जिस क्षेत्र का इतिहास को लिखते थे उस क्षेत्र में भ्रमण करते थे और वहाँ के लोगों से मिलते जुलते थे, वहाँ के आबो हवा से रूबरू होते थे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते थे और फिर इन्होंने इतिहास को लिखना आरंभ किया। उन्होंने भूगोल और सामाजिक मनोविज्ञान में रुचि दर्शाई, यानी समाज के लोगों के सामने गए, लोगों से इन्होंने उस समय की स्थितियों को जाना और उससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उसी आधार पर इन्होंने इतिहास को लिखना आरंभ किया और उसके भौगोलिक स्थिति को भी समझा। इन्होंने शोध पद्धति की सटीकता और भाषा का संतुलन भी अपनाया अपने इतिहास लेखन में। इन्होंने पुरातत्व शास्त्र, कृषि अर्थव्यवस्था, मानचित्र विज्ञान, लोक कथा, भाषा शास्त्र का अध्ययन किया और ऐतिहासिक शोध में आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया। यानी सीधा सीधी मतलब ये है, इन्होंने जब अपना इतिहास लिखना प्रारंभ किया, यानी जब इतिहास लिखने के लिए इन्होंने सोर्स को जब उसके लिए इकट्ठा किया, यानी सोर्स को जब उसका एविडेंस को जब उसका आधार बनाया, तब इन्होंने ऐतिहासिक शोध पद्धति में एक नए चीज़ को अपनाया कि इन्होंने ये समाज में उन लोगों के बीच जाते थे, ये किसानों के बीच जाते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते थे, उसके बाद ये किसी तरह का इतिहास को लिखते थे और उसको समझने के पश्चात ही कोई अपना नया निष्कर्ष निकाल के रखते थे। और इन्होंने जो भी प्रश्न उठाया, मतलब इतिहास लिखने के क्षेत्र में इन्होंने जो भी चीज़ें खोजी, नई खोज आरंभ की, उसका इन्होंने यही चाहा कि उसका जो है उपयुक्त उत्तर दे सकें, वो अपने साक्ष्य के आधार पर एक सही तरीके से सटीक उत्तर दे सके। मतलब जो भी चीज़ ये शोध आरंभ करते थे उसमें इनका यही उद्देश्य होता था कि उसका सही तरीके से ये उत्तर दे सके और इसमें त्रुटि ना हो, किसी प्रकार की कमियां ना हो, खामियां ना हो, इनका भरपूर प्रयास रहता था। और इसके लिए ये समाज के क्षेत्र में भी जाते थे। यानी इनके इतिहास लेखन का मतलब ये नहीं था कि हम पूरा लेख को अपनाए, अभिलेख को लिए और उसको पढ़े और लिख दिए, वो नहीं था। ये जब जिस क्षेत्र का इतिहास लिख रहे थे तो उस क्षेत्र में भ्रमण करते थे और उस क्षेत्र के बारे में इतिहास को जानते थे, तब उस इतिहास का ये वर्णन या इतिहास को लिखने का कार्य करते थे। तो यही इनका एक मुख्य उद्देश्य था। और इनका एक चीज़ और याद रखिएगा, समग्र इतिहास के क्षेत्र में इनका मेन जो कार्य था कि इन्होंने समाज के सभी वर्ग, दबे कुचले जितने भी लोग थे, जो जिनके बारे में अब तक इतिहास में नहीं लिखा गया था, उन सबों को
पृष्ठभूमि मतलब मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। और बाद में देखिएगा यही इतिहास लेखन की पद्धति को भारत में सावल्टन इतिहास लेखकों ने अपनाया, जिन्होंने भारतीय इतिहास के वैसे वर्गों के इतिहास को लिखा जो अब तक दबे कुचले थे, जिनके बारे में अब तक नहीं लिखा गया था। उन्होंने उन लोगों को भी आधार बनाकर उनके बारे में भी इतिहास के क्षेत्र में लेखन कार्य आरंभ किया और लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। और यही कार्य फ्रांस में एनाल्स इतिहासकारों ने किया। तो इसीलिए इनका एक अलग महत्व है। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति को भी अपनाया था, ये भी याद रखिएगा। तुलनात्मक और प्रतिगामी पद्धति को अपनाने वाले यही थे पहले। तुलनात्मक पद्धति का यहाँ पे मुख्य ध्येय ये होता है कि मान लीजिए कि भारत में कोई सभ्यता चल रही हो, यानी मान लीजिए यहाँ मौर्य वंश का शासन हो, और आप देखेंगे कि उधर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में अगर सिकंदर उस समय शासन कर रहा था, तो यूरोप में जहाँ वो शासन कर रहा था सिकंदर, उसमें वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, और हमारे यहाँ जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, इनका तुलना करना, यानी हमारी शासन व्यवस्था अच्छी थी या वहाँ की अच्छी थी, ये जो होता है ना तुलना करना, मतलब एक दूसरे से तुलना करना। तो ये कार्य इन्होंने ही प्रारंभ किया इतिहास लेखन में। इन्होंने तुलना करके बताया कि कौन सी सभ्यता अच्छी थी, कौन बुरी थी, कौन सी इतिहास में घटनाएं अच्छी थी, कौन सी बुरी थी। ये इनका ही देन है और इस पद्धति को अपनाने वाले यही थे, और इन्होंने समग्र इतिहास में इस चीज़ को अपनाने का कार्य किया था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इतिहास में इनका यही मुख्य ध्येय था और इसी ध्येय से इन्होंने इतिहास को लिखा। अब होता है कि भाई कुछ ऐसे इतिहासकार की चर्चाएं जरूर कर लेनी चाहिए, या आपको हम बता दें कि ऐसे भी कुछ इतिहासकार हुए जो इस इतिहास लेखन से संबंधित थे, तो उसमें हम मुख्य बातें ही करेंगे, बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से इतिहासकार हैं। लेकिन हम मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनके बारे में हमने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब उससे संबंधित कुछ इतिहासकार हैं, अगर आपका रिप्लाई आएगा, आपका कमेंट आएगा कि आप उन इतिहासकारों जैसे मार्क ब्लॉक, लुसियन फेब्रे हैं, फर्डिनेंड ब्राउडेल हैं, इन सबों के बारे में भी स्पेशल वीडियो बनाएं, तो आप बोलेंगे तो हम वैसे आपको बना देंगे। लेकिन अगर आपका कमेंट आता है तो, अन्यथा आप इसी कंसेप्ट को आप देख लेंगे तो आपको सारी बातें इनकी जो भी है समझ में आ जाएगी। अगर आगे हम बनाएंगे तो देखिए लुसियन फेब्रे, इससे संबंधित जो एनाल्स स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण इतिहासकार थे कौन कौन थे, तो लुसियन फेब्रे थे, उसके बाद देखिए मार्क ब्लॉक थे, उसके बाद देखिए फर्डिनेंड ब्राउडेल थे। तो देखिए लुसियन फेब्रे की भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें एक दो आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि यहाँ से आप यूजीसी नेट में देखिए द हिस्टोरियन क्राफ्ट, ये गलत हो गया है, हिस्टोरियंस क्राफ्ट जो है पुस्तक जो है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, आप देखेंगे हिस्टोरियन, आप देखेंगे ये पुस्तक लिखा हुआ है हिस्टोरियन CRAFT क्राफ्ट होता है। द हिस्टोरियन क्राफ्ट जो है ये पुस्तक के बारे में पूछा गया है कि ये किसकी रचना है, तो ये मार्क ब्लॉक की रचना है। इसके बाद आप मार्क ब्लॉक की ही रचना अगर देखना हो, द रॉयल टच इनकी पुस्तक है। उसके बाद है द आइलैंड ऑफ फ्रांस, ये भी इनकी पुस्तक है मार्क ब्लॉक की। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक में है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, ये आप ध्यान रखेंगे, द रॉयल टच, उसके बाद द आइलैंड ऑफ फ्रांस। उसके बाद देखिए लुसियन फेब्रे द रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रांसे कॉन्ट, द रीजन्स ऑफ फ्रांस एंड फ्रांसे कॉन्ट, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद द अर्थ एंड सोशल रिवॉल्यूशन, ये दूसरी इनकी पुस्तक है। उसी तरह आप देखिए फर्डिनेंड ब्राउडेल की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप द्वितीय, द मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप द्वितीय, यानी सेकेंड, ये भी फर्डिनेंड ब्राउडेल की पुस्तक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने चर्चा किया है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें और कौन कौन से लेखक इससे महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद देखिए पियरे चानू हैं, ये और भी हैं, आप देखेंगे एनालिस्ट इतिहासकार जो कि महत्वपूर्ण हैं। उनको आप अगर बोलेंगे तो हम अलग से सेपरेट उसको करके बता देंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया कि इनसे संबंधित जो भी कंसेप्ट है आपके पास ब्रॉडली हो, क्या कारण थे जो कि इसकी स्थापना हुई, इसके सामान्य परिचय को हमने देखा, पृष्ठभूमि को देखा, इसके कारण को हमने बताया कि भाई क्या कारण था जो कि इसके स्थापना के पीछे का, उसको हमने बताया। फिर हमने बताया कि आखिर इनके ध्येय क्या थे, यानी ये क्या चाहते थे, कैसा इतिहास लिखना चाहते थे, उनको बताया, और कैसे कैसे एनाल्स स्कूल की स्थापना हुई, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।